जोहार साथियों, हमारे पुरखा वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा में आदिवासियों की भूमिका के बारे में। साथियों, 1946 में ये तय किया गया था कि इस देश की आबादी के अनुपात में संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 1 लाख की आबादी पर एक सदस्य के निर्धारण का जो है वायदा किया गया था एक्ट के जरिए। लेकिन आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर मात्र 6 आदिवासी जो है सदस्य वहाँ पर शामिल किए गए थे, जबकि उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी सदस्य संख्या कम से कम 29 और 30 के बीच में होनी चाहिए थी। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया जिसके कि वो हकदार थे। अब इन 6 आदिवासियों में जिन नामों के बारे में हम सब लोग जानते हैं उसमें एक नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह झारखंड से जो आदिवासी महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर संविधान सभा में पहुंचे थे। जयपाल सिंह के बारे में हम सब लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवान, उसके बाद उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। लेकिन इस देश की जो हॉकी टीम थी उस समय की 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जब वो गेम खेलने के लिए गई थी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के बतौर वो वहाँ पर गए और उसकी कप्तानी की और अपनी कप्तानी में उन्होंने उससे गोल्ड मेडल भी दिलाया था। और उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर कुछ समय के लिए बीकानेर रियासत के वो फॉरेन एडवाइज़र रहे। उसके बाद जो रायपुर का राजकुमार कॉलेज था छत्तीसगढ़ के भीतर, उसके प्रिंसिपल रहे। फिर अफ्रीकी देश घाना के एक अचीमोता कॉलेज में भी उन्होंने बड़े लंबे समय तक अपनी सेवाएं एज ए शिक्षक वहाँ पर दी थी, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर दी थी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना जो लिखने का और पढ़ने का जो काम था वो भी अलग अलग तरीके से जारी रखा। 1938 में आदिवासी महासभा की सदस्यता लेने के साथ ही उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। राजनीतिक गलियारों में जो है आदिवासियों की जो आवाज़ थी उसको बुलंद करना शुरू किया। 1946 में जब वो संविधान सभा के सदस्य बने तो वहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को कम रिप्रेजेंटेशन दिए जाने का जो मसला था उसको पुरजोर तरीके से उठाया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इन आदिवासियों में जो है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो आदिवासी महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन का मसला हो, चाहे डेमोक्रेसी का मसला हो, चाहे आदिवासियों के जो हक और हुकूक की जो बात थी उसका मसला, उसमें लगातार उन्होंने बात कही। अनुसूची 5 का सवाल रहा हो, आदिवासी रिजर्वेशन का मसला रहा हो, और तमाम तरीके की आदिवासी आइडेंटिटी पर लेकर के जिस तरीके के उस दौर में हम हो रहे थे, उस आइडेंटिटी को, उस आदिवासियत की जो आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने लगातार लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी। उसके साथ साथ जो पिछले लंबे समय से आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की जो मांग चली आ रही थी जिसका नाम झारखंड के रूप में उन्होंने दिया था, उसके नाम से उन्होंने 1950 में एक पार्टी का निर्माण किया जो लगातार 1952 के इलेक्शन में विधानसभा जो बिहार विधानसभा में लगभग 22 सीटें जीती थी और 5 सांसद उनके नियुक्त हुए, इलेक्ट होकर के आए थे। 1957 में भी लगभग इतनी ही सीटें थी और 4 सांसद थे। उसके साथ साथ 62 की विधानसभा में भी उनकी बड़ी खासी सीटें थी और उसके साथ साथ सांसद भी उनके थे। और कुछ समय हम लोग देखते हैं कि वो बिहार के जो है उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे थे। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियों में बदलाव आया और फिर उन्होंने जो है अपनी पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय किया और एक लंबे वक्त तक हम लोग देखते हैं कि जयपाल जी राजनीति में जो है एज ए सांसद के तौर पर एक्टिव रहे। लेकिन मूवमेंट से उनका जो है एक कटाव सा हम लोगों को देखने को मिलता है और 1970 में उनके जो है शहादत होती है, उनकी देहांत हो जाता है। लेकिन जयपाल के साथ साथ और भी कई नाम हैं जिनको कि हम लोग देख सकते हैं जो संविधान सभा में मुखरता से आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे थे। उनमें है रेवंड JJM निकोलस रॉय। ये असम के रिप्रेजेंटेटिव थे, खासी समुदाय से आते थे। इन्हें जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निर्माता, फादर ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है और जिसे बॉय जॉय के नाम से भी जो है लगातार उनको जाना जाता है। तो ये चीज़ रेमंड के बारे में। रेमंड की दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है बड़े लंबे समय तक अगर हम लोग देखें तो राजनीति में अपना समय दिया। आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। ये पहले ऐसे आदिवासी हैं जो किसी विधान परिषद के सदस्य रहे। ये 1921 में जो है जो असम की जो विधान परिषद थी उसके सदस्य नियुक्त हुए थे। ये पहले आदिवासी थे जो उस समय, और उसके साथ साथ उस समय पर जो सरकार थी वो वहाँ की जो तत्कालीन असम की जो गवर्नमेंट थी उसमें
पहले आदिवासी व्यक्ति थे जो बतौर हेल्थ मिनिस्टर, चिकित्सा मंत्री, उन्होंने अपनी सेवाएं जो है वहाँ पर दी थी। कोलकाता से उन्होंने पढ़ाई की और कोलकाता के साथ साथ हम लोग लंबे समय तक देखते हैं कि अलग अलग वकालत की पढ़ाई के साथ साथ और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जब 1921 से लेकर के फिर बाद में जब कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से इनका जुड़ाव रहा, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य रहे थे। जब 1937 में असम में सरकार बनी, मोहम्मद सादुल्ला की जो सरकार थी उसमें भी मिनिस्टर रहे, बाद में गोपीनाथ बारदोली की जो सरकार थी उसके भी मिनिस्टर रहे, और लंबे समय तक इन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो पॉलिटिकल यूनिटी बनाने की कोशिश की थी, और उसके साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य थे, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे, उनको भारत के साथ लाने में, उनके बीच में एक यूनिटी बनाने के काम में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो सेकुलरिस्टिक कैरेक्टर्स था उसको बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान सभा में देखने को मिली थी। संविधान सभा में आदिवासियों से जुड़ी हुई जो 2 कमेटियां थी, एक कमेटी थी जिसमें कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर के उसमें आदिवासियों के जो अधिकार थे, उनके जो ऑटोनोमस बॉडीज़ को लेकर के जो काम करने वाली समिति थी, उसके ये मेंबर थे, उसके चेयरमैन गोपीनाथ बारदोली जी को बनाया गया था। और दूसरी जो आदिवासियों के मसलों से जो जुड़ी हुई कमेटी थी, जिसमें आसाम एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जो कमेटी थी, उसके मेंबर्स बाकी अदर मेंबर्स थे, जयपाल जी उनके अदर मेंबर्स में भी हम लोग देखते हैं। 2009 में इनके ऊपर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था, और 1 नवंबर 1959 को इनकी जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये दूसरे सदस्य जिन्होंने कि अपनी संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरे सदस्य के रूप में अगर हम लोग देखें तो तीसरे सदस्य जो है फूल बहान साहा हैं, जो कि मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी थे। और इनके बारे में जितना जानकारी हम ले पाए थे उसमें मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का तामिया विधानसभा के ये सदस्य रहे हैं, वहाँ से इनका मूल स्थान रहा है। और 1946 में जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तब वहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि के बतौर ये इलेक्ट होकर के यहाँ पर आए थे। इसके बाद में इन्हें भी जो है असम एक्सक्लूडेड एरियाज़ की जो आदिवासियों से जुड़ी हुई जो समिति थी उसके सदस्य ने बनाया गया था। और इन्होंने जो है 1951 के चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जो है जीत हासिल की थी। हालांकि इनके बारे में संविधान सभा की बैठकों में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इनके नाम से कुछ अमेंडमेंट जरूर हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। अगले व्यक्ति के बतौर अगर हम लोग देखें तो चौथे व्यक्ति हैं, वो हैं मायंग नोकचा, जो कि नॉर्थ ईस्ट से थे, नागा समुदाय से थे। और इन्होंने असम के भीतर जो आदिवासी समुदाय थे उन आदिवासियों को जो है उनके हक और हुकूक के लिए लगातार इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और एक समय तब जब नागा काउंसिल के बीच में जब फाइट चल रही थी, एक तरफ जाफू फेजो और उनके बाकी साथी नागाओं को एक सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर के या सेपरेट मुल्क की मांग को लेकर के जब लड़ने लगे थे, तब मायंग नोकचा और इनके साथियों ने जो है भारत के साथ रहने का फैसला किया था। और उन्होंने संविधान सभा में उनकी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। जो संवैधानिक प्रावधान कराए थे उन प्रावधानों में भी ये सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ भी हमें मायंग नोकचा के बारे में देखने को मिलती है। और ये भी जो असम वाली जो समिति थी जिसके सदस्य जे निकोलस रॉय साहब थे, उसी समिति के सदस्य रहे थे। बाद में इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, उनकी जगह अलीबा इम्ती को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। ये चौथे व्यक्ति थे। नेक्स्ट व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं जो संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उनमें है रूपनाथ ब्रह्मा। रूपनाथ ब्रह्मा साहब जो है असम के कोकराझार जिले की पैदाइश हैं, बोडो समुदाय से बिलोंग करते थे। और जो गोपीनाथ बारदोली की जो सरकार थी उसमें जो है मिनिस्टर भी उन्होंने लंबे समय तक रखा था। 1928-30 से ये राजनीति में सक्रिय थे। और हालांकि इनकी शुरुआत जो है एक रिफॉर्मिस्ट के बतौर, जनजागरण के लीडर के बतौर, जो रिलीजियस रिफॉर्मर के बतौर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में भी बड़े लंबे समय तक एक्टिव रहे। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जरिए, मूवमेंट के जरिए इनका भी संबंध जो है कांग्रेस से रहा। और इन्होंने जो है मूवमेंट्स के जरिए आदिवासियों के हक और हुकूक की बात की थी। इन्होंने उस समय बोडो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी फॉर्म किया था जिसे छात्र सम्मिलनी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने कि बोडो भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत बड़ा जो है योगदान दिया था। उन्होंने खुद ये बड़े एक पोएट और साहित्यकार के रूप, बोडो भाषा के साहित्यकार के रूप में अपनी जगह पर स्थापित हैं। कॉटन कॉलेज से, एक
की इनकी पढ़ाई थी। बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की पढ़ाई की। 1938 से लेकर के 1967 तक, पहले जब कॉलोनियल ईरा में जब असम की गवर्नमेंट थी उसमें भी ये मिनिस्टर रहे थे, और बाद में आज़ादी के बाद भी ये असम की जो विधानसभा थी उसके सदस्य भी रहे थे। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि तमाम जो आदिवासियों से जुड़े हुए मसले, जो असम और उसके आसपास के मसले जो थे, उनसे मसलों में इन्होंने लगातार अपनी बात कही थी। ये रूपनाथ ब्रह्मा साहब का कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आदिवासी सदस्य हैं जो संविधान सभा के जो हिस्सा थे, उनमें देवेंद्र नाथ सामंत हैं जो कि मुंडा समुदाय से थे, जो कि सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। यहीं से इन्होंने जो है अपनी LLB की डिग्री हासिल की, वकालत की। और जब जिस समय पर 20वीं सदी की शुरुआत में जब टाटा का स्टील नगर बसाया जा रहा था, जमशेदपुर सिटी बसाया जा रहा था, और आदिवासियों के हक और हुकूक को जब छीना जा रहा था, तो उसके खिलाफ आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई में देवेंद्र नाथ सामंत भी सबसे आगे जो है निकल करके आते हैं। सामंत बेसिकली इनका जो टाइटल था सामत, जो मुंडा समुदाय का गोत्र था, उससे मिलकर के ये सामंत जो है टाइटल बना था। तो इन्होंने जो है लगातार आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए बात की थी, और 1927 में ही उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल कैरियर एज ए बिहार और उड़ीसा की जो उस समय की विधान परिषद थी उसके दोनों के ये सदस्य रहे हैं। पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, बाद में उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य बने, और 1946 से लेकर के 1950 में फिर वापस जो है हम लोग देखते हैं आज़ादी के बाद भी जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली थी और MLA ये जो है वहाँ के सदस्य रहे। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जब आज़ादी के लड़ाई जब जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, तो हम लोग देखते हैं कि जब जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन अपने चरम पर बढ़ रहा था, आदिवासी महासभा की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा था, तो उसी समय हम लोग देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के जो बाकी के नेता थे वो उन्हें जो है कांग्रेस में लेकर के जाते हैं, ताकि जयपाल सिंह मुंडा का काउंटर जो है तैयार किया जा सके। और ये संविधान सभा में भी बतौर कांग्रेसी रिप्रेजेंटेटिव ये वहाँ पर गए थे। 21 जनवरी 1947 को जो लक्ष्य प्रस्ताव संविधान सभा के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, उसी के समर्थन में इन्होंने अपनी बात रखी थी। उस वक्तव्य के अलावा ज़्यादातर जगह पर इनके कोई भाषणों का कोई जिक्र जो है हमें नहीं मिलता। ये एक चीज़ संविधान सभा में आदिवासियों की ये जो पूरी श्रृंखला, इसमें अंतिम जो व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं वो है झारखंड से के ही एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि बॉनीफास लकड़ा साहब हैं, जो कि संविधान सभा में आदिवासी महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर वहाँ पर गए थे। 1898 में रांची में इनकी पैदाइश हुई, लोहरदगा के आसपास, और रेमेंसा कॉलेज उड़ीसा के पढ़ाई लिखाई के बाद पटना यूनिवर्सिटी से MA और BA की और LLB की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने जो है बतौर स्कूल इंस्पेक्टर अपना कैरियर जो है शुरू किया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रांची के भीतर जब इन्होंने देखा कि रांची के जो कोर्ट्स हैं उसमें बंगाली और जो कायस्थ जो वकील थे वो आदिवासियों के केस को, आदिवासियों के जो कचहरी में जो मुकदमे आ रहे थे उनको ठीक से नहीं लड़ते हैं, और ज़्यादातर मामलों में देखा जा रहा था कि भाई वो लोग अपराधी के साथ मिल जा रहे थे और आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा था। और उसी कड़ी में इन्होंने जो है रांची में ही अपनी वकालत का करियर शुरू किया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के ही मुकदमों को ये लगातार लड़ रहे हैं और बिना किसी तरीके की फीस लिए और फ्री में ये लगातार आदिवासियों को मुकदमे लड़ रहे हैं ताकि उनको जो है न्याय दिलाया जा सके। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग आदिवासियों के केस में यहाँ पर देवेंद्र नाथ सामंत के केस में देखने को मिल रही है। दूसरा 1937 में जो कैथोलिक सभा थी, कैथोलिक सभा के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर इन्होंने जो है बिहार असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और उसमें चुने गए थे प्रोविंशियल। हालांकि ये जनरल सीट पे इलेक्ट हुए थे, जो रिजर्व सीट थी उस पे जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका इलेक्शन हुआ था। बाद में ये जो कैथोलिक सभा के जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग करना, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की मांग करना, और इस तरीके के जो लगातार जो सवाल थे जो आदिवासियों के मसले से जुड़े हुए थे उसकी मांग को इन्होंने लगातार दोहराया था। इसके साथ साथ आदिवासी उन्नति समाज के भी ये सक्रिय सदस्य थे, और जो आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य जिसके कि जयपाल सिंह मुंडा अध्यक्ष थे, उसी सभा के जो है सदस्य के बतौर, संस्थापक सदस्य के बतौर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। बाद में हम लोग देखते हैं कि झारखंड पार्टी को छोड़कर
करके कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। लेकिन अधिकांश मामलों में ये देखने को मिला कि संविधान सभा में बाकी जो कुछ सदस्य थे जिन्होंने की अपनी बात नहीं रखी थी, उसी तरीके से इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी अभी संविधान सभा में हमें नहीं मिलती है। 8 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री ग्रांट किया था।